आज संडे के डबल हेडर्स का पहला मुकाबला एसआरएच और जीटी के बीच में खेला गया। और आज हमको ये लग रहा था कि एसआरएच जिस तरह के फॉर्म में है बिल्कुल जीटी को तो स्टीम रोल करके रख देगी। और किस्मत से आप देखिए कि पैट कमिंस ने टॉस भी जीत लिया, और टॉस जीतने के बाद ऑब्वियसली इतनी गर्मी का दिन रहता है तो उसमें उनको बैटिंग ही करनी थी। और बैटिंग करने के बाद सारे लोग सब यही सोच रहे थे कि आज तो फिर से ये 200 रन बनाएंगे, क्योंकि उसके पहले रिकॉर्ड्स भी दिखा रहे थे कि ये इन्होंने इतना पीटा है, उतना पीटा, ये सब किया। लेकिन देखिए, लपाड़े मारने में और बैटिंग करने में फर्क होता है। ये एसआरएच का रिकॉर्ड है, पिछले 4-5 साल से अगर आप देख लें तो इनका एवरेज स्कोर 140-145 ही बनता है। तो आज लेकिन मानना पड़ेगा, देखिए पहले भी हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि अभी आने दो इनको, ये मुंबई को तो खैर जो इन्होंने धोया है ना, तो मुंबई तो पिटी है हार्दिक पांड्या के उसके बेवकूफी के कारण। खैर वो विकेट भी ऐसा था कि वहां इनको तो रन पड़ने ही थे, क्योंकि मुंबई ने भी उतने ही रन बनाए। लेकिन बाकी तो आपको पता ही है कि हार्दिक पांड्या ने क्या क्या किया उसमें, वो भी मुंबई के पास जीतने का बहुत अच्छा मौका था। खैर कमिंग बैक टू दिस मैच, जब शुरुआत हुई तो शुरुआत में ट्रेविस हेड तो वैसे ही चालू हुआ जैसे होता है। मयंक अग्रवाल ने फिर वही गड़बड़ की। मयंक अग्रवाल अब मुझे लगता है कि ये इंडियन टीम से तो बाहर हुआ ही है, अब ये आईपीएल की टीम से भी बाहर होगा। ये डोमेस्टिक में कितने भी रन बना ले, लेकिन उसको आईपीएल में रन बनाने पड़ेंगे। आईपीएल में रन नहीं बनाएगा तो कुछ नहीं होगा। ट्रेविस हेड को अच्छा हाँ, उसके पहले जीटी ने बहुत बढ़िया चेंजेस किए। दर्शन नालकंडे के बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं था, लेकिन इन्होंने स्पेंसर को निकाल दिया और उसकी जगह, क्योंकि एक्चुअली इनको ये नूर अहमद को लेना था, तो ओवरसीज प्लेयर्स की लिमिटेशंस की वजह से इन्होंने नूर अहमद को लिया, तो स्पेंसर को बाहर करना पड़ा और फिर उसकी जगह इन्होंने दर्शन नालकंडे को लिया। और नूर अहमद ने तो अपना गजब का कमाल दिखा दिया, उसको ट्रेविस हेड टुल्ले को आउट कर दिया। वो टुल्ला ही है, वो देखिए, वो उसको ज्यादा ये सोचना नहीं चाहिए कि ये कोई बहुत बड़ा टेक्निकली बहुत ही जबरदस्त बैट्समैन है ट्रेविस हेड। इसकी हर पारी उठा के आप देखें, इसने हर पारी में शुरुआत में चांसेस दिए हैं, लेकिन वो तो किस्मत इसकी ऐसी रहती है कि इसके चांसेस पकड़े नहीं गए। इंक्लूडिंग ये अपना 50 ओवर वर्ल्ड कप का फाइनल जिसमें इसने इतना रन ठोके थे इंडिया को, उसमें भी इसने शुरू में चांसेस दिए थे। तो वो ऐसा, आप अगर चांस नहीं पकड़ोगे तो बल्ला घुमाने वाला बल्लेबाज तो फिर तो वो करेगा ही ना। फिर उसके बाद आज उसका नूर अहमद ने उसको डाल दी बॉल डाल दी और घुस गई बॉल। तो बड़ा मजा आया मुझे देख के। ऐसे ये जब टुल्ले जब चलाते हैं ना ये, और ये जब इनके बल्ले में आती है बॉल, अब ये क्लासन को भी कोई बहुत आप टेक्निकल मत समझो, ये सारे के सारे टुल्ले हैं। मैक्सवेल, ट्रेविस हेड, ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये इनको विकेट चाहिए फट्टा जिसके ऊपर ये घुमाते रहें। इस तरह की बैटिंग करने वाले बाकी आज देख लिया आपने क्या हुआ। क्लासन का गया ना डंडा, दोनों के डंडे गए, ट्रेविस हेड का भी और क्लासन का भी। मुझे तो बहुत मजा आया। बॉलर के लिए जब विकेट में कुछ होता है तो मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होता, क्योंकि ये क्या है, कोई भी हर कोई चला आ रहा है, कुछ भी बल्ला घुमा रहा है, वो जा रही है छक्के के लिए, और ये क्या मतलब है यार। कुछ तो इक्वल कॉन्टेस्ट होना चाहिए। बस मजा आ गया मुझे तो। एडन मार्करम, मतलब आप देखिए 19 बॉलों में 17 रन की धमाकेदार पारी खेल के गया है नालायक है। बहुत मजा आया मुझे। अभिषेक शर्मा के लिए आउट होने पे मुझे जरा दुख हुआ। अभिषेक शर्मा मतलब खैर अपना इंडियन खिलाड़ी है, तो वो उसके आउट होने पे तो मुझे दुख होगा। फिर भी वो अच्छा खेला, 20 बॉलों में 29 रन बनाए उसने। उसके बाद अपना शहबाज अहमद ने कुछ हाथ पैर मारने की कोशिश की, लेकिन चला नहीं। फिर उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर को ले लिया, और हमारे मोहित शर्मा ने क्या गजब की बॉलिंग की, मजा ही आ गया। मोहित शर्मा, आई लव मोहित शर्मा। वो बेचारा एक तो वो रिटायरमेंट की कगार से वापस आया, और उसको मतलब जिसको कहते हैं ना नेट्स बॉलर था, नेट्स बॉलर से लेके ये आए, और बहुत ही बढ़िया, इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी। मोहित शर्मा के लिए मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और गजब की बॉलिंग की उसने। वो तो बहुत भारी पड़ जाता है वो बैट्समैन के ऊपर। बहुत ही मजा आया। और देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूं कि इस सब में आशीष नेहरा का बहुत बड़ा इनपुट है। जिस तरह के ये टुल्ले थे, अगर ये और कोई होता तो ये आज फिर 200 ठोक देते ये लोग। लेकिन क्या गजब के चेंजेस किए इन्होंने। नूर अहमद को लेके आए, राशिद खान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। राशिद खान का देखिए, अब इनकी टीम के अच्छा करने के लिए राशिद खान की अच्छी बॉलिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। राशिद खान ने वही किया जो राशिद खान करता है हमेशा।
राशिद खान ने देखिए आज 4 ओवर में 33 रन देके 1 विकेट लिया, और उसमें से भी जिसमें क्लासन ने 1 ओवर में इसको 2-2 छक्के मार दिए थे। टुल्ले जब मारते हैं और पड़ जाते हैं उनके, तो फिर बॉलर की ऐसे खराब हो जाती है एनालिसिस। लेकिन कुल मिला के बहुत बढ़िया गजब की बॉलिंग हुई, बहुत ही मजेदार मैच हुआ आज। ये 159 रन 162 रन बना पाई गुजरात 8 विकेट पे, और इन्होंने फिर वही गलती की। देखिए जो कल लखनऊ ने की थी ना गलती, वही आज इन्होंने की। बेवकूफ ये एडन मार्कराम और क्लासन अच्छा खासा खेल रहे थे, 13वें ओवर के बाद इन्होंने वो बैटिंग पावर प्ले में टाइम आउट ले लिया। और आप देखिए मतलब जब अच्छा खासा खेल रहे हैं वो ले लिया, उसके बाद 14वें ओवर में ही ये क्लासन आउट हुआ, और क्लासन के आउट होने के बाद एडन मार्करम भी आउट हो गया। तो फिर ऐसे फायदा क्या है? तुम 16 ओवर तक खेलते रहते ना यार, जब अच्छा खासा उसमें फ्लो में खेल रहे थे, या जो कुछ भी था। चलिए बहुत ज्यादा फ्लैम्बॉयंट भी नहीं चल रहा था अगर, तो कम से कम कुछ तो ये टिके हुए तो थे विकेट के ऊपर और ठीक ठाक रन बना ही रहे थे। लेकिन आपने बिना कुछ किए आपने वो ले लिया, और उसके बाद दोनों आउट हो गए। दोनों आउट हो गए, कमर टूट गई टीम की। फिर क्या भाई, 162 रन बना पाए, जो कि एक्चुअली 180 तो कम से कम इनको बनाना चाहिए था। अच्छा, बाद में जब गुजरात की बैटिंग शुरू हुई तो वही हुआ जिसकी हमको उम्मीद थी, क्योंकि देखिए 162 रन का स्कोर इस विकेट के ऊपर कोई बहुत ज्यादा नहीं था। और यहां मुझे लगता है कि पैट कमिंस की स्मार्टनेस थोड़ी उसके आड़े आ गई, और वो गुजरात के लिए तो खैर फायदा हुआ, और एसआरएच के बल्लेबाजों के लिए भारी पड़ गई थोड़ी सी, क्योंकि वो अपनी इनिंग्स को प्लान ही नहीं कर पाए। गुजरात ने बॉलिंग बहुत अच्छी की। यहाँ मैं तो बिल्कुल क्रेडिट दूंगा, आशीष नेहरा ने बहुत बढ़िया अपने बॉलर्स को चलाया, टीम का सिलेक्शन बहुत अच्छा किया। और इनको जब मालूम था कि टारगेट 163 रन का है, तो इनको बहुत ज्यादा कुछ मारामारी करने की जरूरत नहीं थी। इनके रोल्स बिल्कुल डिफाइंड है कि वृद्धिमान साहा को आके मैक्सिमाइज करने की कोशिश करना है, जितने ज्यादा वो रन बना सके, क्योंकि उसके बनाए हुए रन तो एकदम बोनस ही है। वो बना देता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाता है तो कोई बात नहीं। वो उसका रोल वही है जो सुनील नारायण का है, कि ठीक है कि अब क्या कर सकते हैं। हालांकि गुजरात वृद्धिमान साहा के रनों के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि गुजरात की बैटिंग इस साल कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। क्योंकि अभी राहुल तेवतिया या श्री विजय शंकर हमारे, वो तो अभी कुछ उनकी बैटिंग आई नहीं है। वो श्री विजय शंकर भी हमारा एक फेवरेट आदमी है, बिल्कुल कुछ करता नहीं है, कभी कुछ नहीं करता है। लेकिन जब बिल्कुल भी एक्सपेक्ट कोई नहीं करता है उससे, जब टीम फंसी होती है, तब वो आके कुछ ऐसी चमत्कारी पारी खेल जाता है कि बिल्कुल मतलब आज भी उसने आखिरी में जब आया, हालांकि कोई बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं था, क्योंकि उसके पहले मिलर ने और इसने अपने साई सुदर्शन ने रन ठोक ठाक दिए थे। लेकिन उसमें भी एक ऐसा बैकफुट पे शॉट मारा है कि मैं सही बता रहा हूं कि उधर स्वर्ग में बैठी हुई डॉन ब्रैडमैन की आत्मा भी ताली बजा रही होगी आज, जो बैकफुट पे शॉट मारा है विजय शंकर ने। खैर शुरुआत जब इन लोगों ने की तो ठीक ठाक ही की है। 5 ओवर में 45 रन था, वृद्धिमान साहा आउट हो गया। फिर वृद्धिमान साहा ने कितने रन बनाए? वृद्धिमान साहा ने बनाए 13 बॉल में 25 रन, 2 छक्के मार दिए, 1 चौका मार दिया, कर दिया उसने अपना काम। और 5 ओवर में 45 रन, फिर 6 में 52, 6 में अब आप देखिए ये एसआरएच के 6 ओवर में 56 रन पे 1 विकेट थे, और इनके 6 ओवर में 52 रन पे 1 विकेट। लेकिन यहां मारामारी की इसलिए जरूरत नहीं थी क्योंकि इनको टारगेट पता था। उसके बाद ये धीरे धीरे चलते रहे, और 9वें ओवर में आप देखिए फिर वही 9वें ओवर में बॉलिंग का टाइम आउट हुआ, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। और आप देखें कि अगले ओवर में ही शुभमन गिल पहली बॉल पे ही आउट हुआ। ये लोग समझते क्यों नहीं है इस बात को, मुझे समझ में नहीं आता। अच्छा खासा शुभमन गिल खेल रहा था, मतलब 27 बॉलों में 36 रन बना लिए थे उसने। 10वें ओवर में टाइम आउट के बाद जब आया, पहली बॉल पे छक्का मारने चला गया, जबकि अच्छा खासा मतलब कोई जरूरत नहीं थी ये शॉट मारने की। आपका टारगेट बिल्कुल हाथ में था। आपके 9 ओवर में 74 रन थे, और बाकी आपको बिल्कुल 8 की ही, ऑलमोस्ट 8 साढ़े 8 की आस्किंग रेट थी, और उसमें आपको रन बनाने थे। ये थोड़ा सा समझना चाहिए कि आप इसको गेम को डीप लेके जाओ। आप क्यों रिस्क लेते हो T20 में या 50 ओवर के, या इवन फॉर दैट मैटर हमने देखा है क्रिकेट एज ए होल अगर हम बात करें, इसमें 2 विकेट कभी भी गिर सकते हैं। इस मामले में मैं हमेशा ये बात कहता हूं, जो रवि शास्त्री कहता है ना, वो बिल्कुल सही कहता है। आपका जो भी स्कोर है ना, आज ज्यादा बिल्कुल चने के झाड़ पे मत चढ़ जाओ।
वो जो भी स्कोर है उसमें जरा 2 विकेट जोड़ के देखो कि अब आपका विकेट कैसा, स्कोर कैसा दिखता है। बिल्कुल वही वाली बात है, 74 फॉर 1 था। अगर मान लीजिए उसके बाद 2 विकेट लगातार गिर जाए तो आपके 74 फॉर 3 या 75 या 80 पे 3 हो जाए आपके, और आस्किंग रेट जिस टाइम 8.5 की है, और अगर आपके 2 विकेट लगातार गिर गए, आपकी आस्किंग रेट को 15 होने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि फिर उसके बाद बैट्समैन स्कोर करने की रिस्क नहीं ले सकते। ये बात शुभमन गिल को सोचना चाहिए कप्तान होके। पता नहीं क्यों ये गैरी कर्स्टन बैठा है बाहर, आशीष नेहरा है, समझाना चाहिए कि इस तरीके की रिस्क, और ऐसे मैच में जबकि मैच ऑलमोस्ट आपके हाथ में है, 80% मैच आपके हाथ में है, उस टाइम आप ऑपोजिशन को गेम में आने का मौका क्यों देते हो। बस खैर उसके बाद भी खैर कुछ नहीं हुआ। उसके बाद अपना साई सुदर्शन ने कंटिन्यू किया, फिर डेविड मिलर को इन्होंने भेजा ऊपर। डेविड मिलर हालांकि बाद में थोड़ा सा उसके पैर में कुछ हो गया था, हैमस्ट्रिंग वगैरह में, लेकिन फिर भी किसी तरह खींच खाच के चलते रहे ये लोग। और फिर जो ये बीच में इनको रोका भी इन लोगों ने, क्योंकि विकेट थोड़ा स्लो था, इन लोगों ने स्लोअर बॉल की। इस मामले में तो पैट कमिंस उस्ताद है, उसने सब लोगों को सिखा दिया अपने बॉलर्स को कि किस तरह से बॉलिंग करनी है, और ये लोग बनाते रहे रन, 5, 6, 7, 8 इस तरह से रन बनाते रहे। आस्किंग रेट इन लोगों की कोई कभी भी कोई बहुत ज्यादा नहीं हुई, मैक्सिमम गई थी वो 9.2 तक बस। उसके बाद फिर वो एक मयंक मार्कंडे का 16वां ओवर आया जिसमें इन लोगों ने 24 रन ठोक दिए, और बस वहां बराबर हो गया हिसाब। उसके बाद क्या बचना था मैच में। तो मैच कुल मिला के गुजरात ने जीत लिया और बहुत अच्छा मैच जीता। एसआरएच थ्रेटनिंग टीम लग रही है इस टूर्नामेंट में, तो इनको जब आप दबा सकते हो तब दबा लो, क्योंकि ये अगर जीतेंगे तो ये आपको नेट रन रेट में भी डेंट लगा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह के इनके पास राक्षस टाइप के बल्लेबाज हैं ये आपको भारी पड़ जाएंगे। इसलिए यहां पे इनको आपको दबाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब मौका मिले इनकी गर्दन दबोच दो, जिससे कि ये निकल ही ना पाए उस शिकंजे से। ये गुजरात के लिए बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि गुजरात की टीम कंपैरेटिवली देखिए कमजोर है, इस बार कमजोर है, और यहाँ एक्सपीरियंस की बहुत ज्यादा कमी है। तो मोहित शर्मा ने गजब की बॉलिंग की। मोहित शर्मा मेरी तरफ से तो मैन ऑफ द मैच, और उसके बाद कुल मिला के ये बहुत अच्छा हो गया। आप देखिए पॉइंट्स टेबल इस टाइम तो जो हो गई है 12वें मैच के बाद, पॉइंट्स टेबल का जो हाल है तो सीएसके, केकेआर, राजस्थान रॉयल्स और अब जीटी पहुंच गई है 4थे नंबर पे। तो ये बहुत अच्छा काम हुआ इनके लिए। अब दूसरा मैच जो आज का है वो है सीएसके और दिल्ली के बीच में। अब उसमें दिल्ली ने क्या किया, दिल्ली ने टॉस जीत के पहले बैटिंग ले ली। अब मुझे बताइए, और उसके बाद देखिए आप ऋषभ पंत की अकलमंदी देखिए आप। ऋषभ पंत कह रहा है कि नहीं मैंने इसलिए बैटिंग पहले ली है क्योंकि विकेट नया है, कुछ पता नहीं है विकेट कैसे बिहेव करेगा। अब ये बताइए क्रिकेट की कितनी बेसिक मिस्टेक है। ये कौन है यार, ये गांगुली और ये पॉन्टिंग वहीं से इस्तीफा क्यों नहीं देते अपना। ये आर्ग्यूमेंट अगर कोई कप्तान दे रहा है आपका कि विकेट चूंकि नया है इसलिए हमको पता नहीं है उसका बिहेवियर कैसे होगा, इसलिए हम टॉस जीत के पहले बैटिंग कर रहे हैं। वाह रे वाह यार, मतलब इनको तो नोबेल प्राइज देना चाहिए क्रिकेट का। ये क्रिकेट का ऑस्कर अवार्ड दो इनको, सब लोगों को मिलके हार पहनाओ इनको, ऋषभ पंत को भी और वो दोनों भी बैठे हुए जो बाहर। अरे यार हद कर दी तुम लोगों ने। नया विकेट है तो उस पर तुम टॉस जीत के पहले बैटिंग करोगे, मतलब एक्सपेरिमेंट करके तुम डांस जो करोगे विकेट पे उसका उसका प्रदर्शन करोगे सामने वाली टीम के साथ, कि सामने वाली टीम को पूरा पूरा मौका दो कि हमको देख लो तुम हम कैसे डांस कर रहे हैं, और उसके बाद तुम। अरे यार हद ही कर दी इन लोगों ने। लेकिन एक बात है, दिल्ली कैपिटल्स के ये अपनी बेवकूफी का प्रदर्शन करने के बाद, बैटिंग लेने के बाद, लेकिन किस्मत ने उनका बहुत अच्छा साथ दिया, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि विकेट कितना अच्छा खेल रहा था, और ये अपना पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर तो बिल्कुल टूट पड़े, बिल्कुल राक्षसों की तरह इन्होंने पीटना शुरू कर दिया बहुत बुरी तरीके से। और मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के कि सबसे पहले तो इन लोगों ने टीम, भले ये बैटिंग करने का डिसीजन कितना ही गलत हो, लेकिन कम से कम इन्होंने टीम अच्छी सिलेक्ट की कि उन्होंने पृथ्वी शॉ को खिलाया, क्योंकि अदरवाइज इनके पास बीच में फिर कुछ बचता ही नहीं था। आज आप लोगों ने देखा फाइनल स्कोर तो खैर जो हुआ सो हुआ, वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इन लोगों ने क्या कम से कम टीम तो ढंग से खिलाई। पृथ्वी शॉ के ऊपर खिलाने से मिचेल मार्श नीचे आ सका, उसके बाद अपना ऋषभ पंत नीचे आ सका, तो इन लोगों को मिडिल ऑर्डर की कमी नहीं महसूस हुई, और उसके बाद इन्होंने आज
अक्षर पटेल को भी ढंग से टाइम पे भेजा, नहीं तो ये लोग पता नहीं क्या क्या गड़बड़ करते थे जिसमें अक्षर पटेल हमेशा 7वें नंबर पे आता था। खैर, अक्षर पटेल आज भी 3-5 आज अक्षर पटेल 6ठे नंबर पे आया और ट्रिस्टन स्टब्स इनका चल नहीं पाया। लेकिन उसके पहले हम जब बात करें, जब इन लोगों ने पीटना शुरू किया, पृथ्वी शॉ ने 27 बॉलों में 43 रन बनाए और पृथ्वी शॉ काफी अच्छा खेल रहा था। मुझे बहुत अच्छा लगा है एक्चुअली, जैसा कि हम पिछले अपने वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं कि पृथ्वी शॉ इज गोइंग डाउन अ रॉन्ग लेन इन हिज करियर। तो वो उसके हिसाब से मुझे लगा कि आज उसको खिलाया और उसने उसका फायदा भी उठाया। तो मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी शॉ को अब थोड़ा इस इनिंग्स से थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, जो कि इंडिया के लिए अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो इंडिया की टीम में आ जाएगा या वो इंडिया की टीम के लिए प्रॉस्पेक्ट है। खैर, प्रॉस्पेक्ट तो है, लेकिन अभी उसको काफी परफॉर्म करना पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। लेकिन फिर भी कम से कम उसके खुद के लिए अच्छा है, उसके खुद के करियर के लिए अच्छा है, उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बहुत अच्छा हुआ आज। बहुत खुशी हुई मुझे कि पृथ्वी शॉ ने रन बनाए। डेविड वार्नर तो हमेशा जैसे बनाता है वैसे ही बनाए, 35 बॉल में 52 रन, 5 चौके 3 छक्के, अच्छी खासी धुलाई की इन लोगों ने। और ये लोग अच्छे खासे जा रहे थे, आप देखिए, मतलब 7 ओवर में 75 रन ठोक दिए इन लोगों ने। 8 ओवर में 80 रन थे जब मनीषा पतिराना ने अपना पहला ओवर फेंका, हालांकि उसने 5 ही रन दिए, और 9 ओवर में 91। उसके बाद 10वें ओवर में, फिज के ओवर में क्या कैच पकड़ा है अपने पतिराना ने, मतलब एक्रोबैटिक कैच, इतना गजब का। डेविड वार्नर तो पागल ही हो गया, उसको तो दिमाग ही खराब हो गया उसका कि मैं करूं तो करूं क्या, ऐसा कैच भी कोई पकड़ता है क्या। और वो वाकई, मतलब पतिराना से तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अगर कोई मुझसे बोलता कि एक एक्रोबैटिक कैच पकड़ा गया है आज के मैच में, तो शायद पतिराना को मैं सबसे लास्ट में रखता उसमें लिस्ट में कि वो पकड़ सकता है, लेकिन उसने पकड़ा। चेन्नई में खेलने वाले लोग करते हैं ऐसा काम, और चेन्नई में खेलने वाले और दूसरा काम भी करते हैं। वो कैसा कि आज दीपक चाहर ने अपना जलवा दिखाया, 4 ओवर में 42 रन। मतलब अजीब, कितनी गंदी टाइप की बॉलिंग करने लगता है ये कभी कभी। खैर, आज तो मुस्तफिजुर की भी पिटाई हो गई, जबकि नॉर्मली मुस्तफिजुर इतना पिटता नहीं है। 4 ओवर में उसने भी 47 रन दिए, क्योंकि देखिए 9 ओवर में इनके 90 रन 91 रन हो गए थे दिल्ली के, तो 10 का रेट चल रहा था। और उस टाइम तो कमेंटेटर्स कह रहे कि वो तो आज तो 200 के ऊपर जाएगा स्कोर और ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन फिर बात वही है कि चेन्नई के सामने किसी की चलती थोड़ी है। उसके बाद उन्होंने मुस्तफिजुर ने जो विकेट लिया, उसके बाद फिर रविंद्र जडेजा को लगाया। रविंद्र जडेजा ने पहले ओवर में 9 रन दिए, और फिर उसके बाद आप देखिए 15वें ओवर में जाके इनका 134 रन पे स्कोर था। 114वें ओवर के बाद इनका स्कोर था 129 रन पे 2 विकेट। और 15वें ओवर में जो पतिराना ने जो ओवर डाला है, मिचेल मार्श का डंडा उड़ाया, और उसके 2 बॉल बाद ट्रिस्टन स्टब्स के भी डंडे बिखेर दिए। क्या गजब की यॉर्कर डाली है। ये बिल्कुल ये वही ओवर था जो कल मयंक यादव ने डाला था लखनऊ की तरफ से, बिल्कुल वैसा ही ओवर इसने डाला। 150 की स्पीड पे फेंकी हुई यॉर्कर्स, वाह वाह, मजा आ गया मुझे, बहुत ही अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात इसकी ये लगती है, बेचारा बिल्कुल सीधा साधा सेलिब्रेट करता है, बट 1 सेकंड बाद ही उसको याद आ जाता है, नहीं मुझे भगवान को भी याद करना है। तो वो उसका ये जेस्चर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। बस उसके बाद क्या है, इनके 15 ओवर में 134 पे 4 हो गए। फिर तो इनको मारामारी हो गई थी कि भैया क्या करें, कैसे रन बनेंगे। वो तो ऋषभ पंत ने आज काफी अच्छी बैटिंग की, ऋषभ पंत के लिए भी मुझे अच्छा लगा। ऋषभ पंत ने जो रन बनाए हैं 32 बॉल में 51 रन, उसने भी 4 चौके 3 छक्के मारे। लेकिन ये इससे देखिए, मैं कोई बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं होता हूं ऋषभ पंत से, क्योंकि इसका T20 का रिकॉर्ड इंटरनेशनल का अच्छा है नहीं। ये मतलब जब तक ये ऐसी 4-5 पारियां नहीं खेलता ना, तब तक ये कॉन्फिडेंस इंस्टिल नहीं करेगा। तो आज ठीक है, आज विकेट बहुत आसान था खेलने के लिए, आज बिल्कुल बल्ले पे बॉल आ रही थी और सभी ने रन बनाए आज। तो मतलब किसने रन नहीं बनाए सिवाय वो एक मिचेल मार्श के। मिचेल मार्श को रन बनाने चाहिए थे। मिचेल मार्श एकदम, मैं कह रहा था ना आपसे कि ये सीरियसली नहीं खेलता ये आईपीएल। ये इसके आईपीएल में कब रन है, मुझे तो कभी याद ही नहीं कि इसने कभी रन बनाए आईपीएल में। आज भी 12 बॉल में 18 रन, 2 चौके 1 छक्का मार मूर के आउट हो गया। बाद में कुल मिला के ये लोग मरते पड़ते गिरते किसी तरह से 191 पे पहुंचे। ये लोग कम से कम इन्होंने 30 रन कम बनाए आज के मैच में।
मतीशा पतिराना ने बहुत अच्छा किया, और भले उसको सेकंड लास्ट ओवर जो 19वां ओवर फेंका उसमें उसको पड़ गए, 17 रन पड़ गए, लेकिन ठीक है, वो तो एंड में तो पिटाई होती है, और फिर सामने वाली टीम भी तो बल्ला लेके आई है ना, वो तो मारेगी। तो कुल मिला के ठीक ठाक ही रही बॉलिंग परफॉर्मेंस विकेट के हिसाब से। जब सीएसके की बैटिंग शुरू हुई तब जो दिल्ली के टाइम पे जिस तरह से विकेट खेल रहा था, तो हम लोगों को लग रहा था कि ये 191 एक कॉम्पिटिटिव टारगेट तो है, लेकिन फिर भी दिल्ली का भी 20 या 30 रन कम से कम इन्होंने कम बनाए हैं। और मुझे लग रहा था कि ये सीएसके को तकलीफ तो होगी, लेकिन ये कर लेंगे पार। लेकिन आप लोगों ने देखा क्या चमत्कार हुआ। मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि बॉल जिस तरह से स्विंग होने लगे, और वो खलील अहमद खलील अहमद जिसने जिंदगी में कभी अच्छी बॉल नहीं की, उसकी बॉल ऐसी स्विंग हो रही थी कि मतलब रचिन रविंद्रन को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। और उधर बेचारा गायकवाड़ तो आउट ही हो गया। खैर गायकवाड़ की गलती है, गायकवाड़ ने बॉडी से बहुत ज्यादा दूर से बॉल खेल दी और वो इनर एज लग के चली गई। लेकिन बॉल स्विंग हो या कुछ भी हो, लेकिन फिर भी बॉलर को ढंग की जगह में बॉल तो करनी पड़ती है ना। तो मतलब मुझे आज अच्छा भी लगा कि चलो खलील अहमद को कुछ तो अकल आई कि अगर बॉल स्विंग हो रही है तो मुझे बॉल कहाँ करनी है, अदरवाइज ये तो इनको कैसी भी कंडीशन दे दो, ये जब पिटने के ऊपर आते हैं तो इनको समझ में ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। और दूसरी बात, सीएसके के सामने जिस तरह से डीसी के बॉलर्स ने बॉलिंग की, खैर ईशांत शर्मा की मैं बात नहीं करता, उसको तो एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है कि वो तो सवाल ही नहीं उठता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने बैट्समैन कौन है। लेकिन ये आज आपने देखा मुकेश कुमार होल्डिंग तो वाकई होल्डिंग बन गया आज। और वो देखिए किस तरह से बॉलिंग कर रहा था, मतलब धीरे धीरे दौड़ के आके, और कितनी अकलमंदी की बॉलिंग की है उसने। हद ही कर दी आज। खैर ठीक है, सीएसके के हारने पे, हम सीएसके के फैन है, सीएसके के हारने पे हमको दुख होता है, लेकिन एक तरह से मुझे दिल्ली के लिए अच्छा भी लग रहा है। क्योंकि देखिए आज अगर तीसरा मैच भी दिल्ली हार जाती ना, तो मतलब फिर टूर्नामेंट में क्या होता है कि एक टीम जब 3 मैच लगातार 3 में से हार जाए तो फिर तो तय हो गया है कि फिर वो कुछ नहीं कर सकती, जैसा पिछली बार दिल्ली के साथ हुआ था या एसआरएच के साथ हुआ था। तो ऐसा होने के बाद टूर्नामेंट का मजा खराब होता है। मैं तो ये चाहता हूं कि सारी टीमें जीतती रहे, ऐसा नहीं हो कि सारी मतलब कोई टीम सारे ही मैच हार जाए, तो फिर वो क्या है कि फिर वो टीम ऑब्वियसली बाहर हो जाती है और वो फिर कंपटीशन नाम की चीज नहीं रहती है। तो इस वजह से ये बहुत अच्छी चीज है, लीग टेबल के लिए ये चीज बहुत अच्छी है। शुरुआत में गायकवाड़ आउट हो गया, गायकवाड़ को खलील ने निपटा दिया, रचिन रविंद्रन को समझ में ही नहीं आ रहा था, रचिन रविंद्रन ने बहुत बड़ी गलती की। अच्छा देखिए, अभी तक हम लोगों ने रचिन रविंद्रा को बहुत अच्छी बैटिंग करते हुए देखा है, और ये हम लोगों ने उसको वर्ल्ड कप से इतनी अच्छी बैटिंग करते हुए देखा है। आप एक चीज का ध्यान रखिए, वर्ल्ड कप में भी उसने जो बैटिंग की थी तो वहां कहीं भी बॉल उसको स्विंग होती हुई नहीं मिली थी, तो वहां ज्यादातर फ्लैट विकेट्स थे और बॉल कभी भी स्विंग नहीं हुई। इस वजह से रचिन रविंद्रा ने खूब ठुकाई की सबकी। अब आज जहां स्विंग हो रही थी बॉल, तो आज उसकी वीकनेस एक्सपोज हो गई बुरी तरह से, और इतनी ज्यादा वीकनेस एक्सपोज हुई है कि वो उसका तो पैर चल ही नहीं रहा था, बस एक जगह खड़े होके बल्ला घुमा रहा था वो। और उसके बाद आखिर में जो 12वीं बॉल पे जो आउट हुआ है, वो तो फ्रस्ट्रेट होकर ही हुआ है कि मतलब उसको तो मेरे ख्याल से तो घबराहट होने लगी थी कि अब मेरे से ना तो रन बन रहे हैं ना मैं आउट ही हो रहा हूं, तो कुछ भी करके उसने शॉट मार दिया। वो शॉट एक ही मारता है, उसको उन लोगों को मालूम था कि दिल्ली वालों ने इस बारे में तो मुझे लगता है कि प्लानिंग अच्छी की थी कि उसको बॉल किस तरह से करनी है। और जब इन लोगों को पता चल गया कि इनकी बॉल स्विंग हो रही है, फिर इन लोगों ने कंडीशंस का बहुत अच्छा फायदा उठाया। जब एक बार बॉल स्विंग होने लगती है तो फिर तो देखिए बॉलर्स चढ़ के करने लगते हैं बॉलिंग, क्योंकि ये नॉर्मली देखिए मुझे ये लग रहा था कि विकेट उसी तरह से खेलेगा, बल्कि इवन बेटर हो जाएगा जब सीएसके बैटिंग करेगी। और इस बारे में मैं ऋषभ पंत को मैं क्रेडिट नहीं दूंगा, जो मैं पहले भी मैंने दिल्ली के जब टॉस जीत के उन्होंने बैटिंग की थी उसमें क्रेडिट इसलिए नहीं दे रहा हूं मैं, क्योंकि उसने तो ये कहा था कि मुझे तो पता ही नहीं है कि ये क्या होने वाला है, तो उसने तो अंधी लॉटरी चला दी थी। अब अंधी लॉटरी चलाने में किसी को भी नहीं पता था कि बाद में क्या होने वाला है, बाद में स्विंग होने लगेगी और सीम होने लगेगी बॉल। तो इसका मतलब ये है कि ये तो एकदम लॉटरी टाइप का डिसीजन था जो कि उनके फेवर में चला गया। ये बहुत अच्छा हुआ, टूर्नामेंट के हिसाब से भी अच्छा हुआ, दिल्ली के लिए तो अच्छा हुआ ही। और फिर उसके बाद तो अजिंक्य रहाणे ने कुछ करने की कोशिश की, लेकिन बॉल में काफी मूवमेंट था,
बहुत ज्यादा मूवमेंट था, और इस तरह के मूवमेंट में तो अच्छे खासे बल्लेबाजों को परेशानी आ जाती है और कोई भी नहीं चल पाया आज तो। इनफैक्ट मैं तो क्रेडिट दूंगा सीएसके को कि ये सिर्फ 20 रनों से हारे। अदरवाइज आप ये देखिए, इनका स्कोर कार्ड देखिए क्या चल रहा था इनका, बहुत ही ज्यादा बुरी हालत थी इनकी तो। ये सीएसके ने जब बैटिंग शुरू की है 6 ओवर में 32 रन, 2 विकेट तो पहले ही हो गए थे इनके। फिर उसके बाद जो भी आ रहा था वो बढ़िया बॉलिंग कर रहा था। फिर उसके बाद 10 ओवर में 75 पे 2। फिर 10वां ओवर जो था रसिक दर का, उसमें जरूर 17 रन पीटे इन लोगों ने, लेकिन डेरिल मिचेल ने और अजिंक्य रहाणे ने। उसके बाद फिर लेकिन डेरिल मिचेल आउट हो गया 11वें ओवर में। फिर उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं। डेरिल मिचेल, मतलब ये क्या हुआ कि ये खेले भी ये लोग सीएसके के बैट्समैन, लेकिन सेट तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि सेट तो वहां मुझे कोई भी नहीं दिख रहा था। बस ये है कि उन्होंने थोड़ा टाइम स्पेंड किया था, लेकिन उसके बाद लंबा कोई भी नहीं चल पाया। रहाणे अच्छा खेला। रहाणे से मतलब देखिए, आज के मैच में अगर हम ये देखें कि सीएसके को हारने के बाद भी फायदा क्या हुआ, तो एक तो धोनी को बैटिंग करने का मौका मिला। धोनी ने फिर से दिखाया कि हाँ, अभी भी उसके बल्ले में बॉल आ रही है और उसके हाथों में दम है। 16 बॉल में 37 रन बनाए, मतलब मेरे ख्याल से हाईएस्ट स्ट्राइक रेट उसी की है पूरे मैच में। इतनी स्ट्राइक रेट तो किसी की भी नहीं थी और किसी को भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन जनता तो क्या पागल हो गई, बिल्कुल ऐसा, जनता तो ऐसे ही सेलिब्रेट कर रही थी जैसे कि सीएसके में टूर्नामेंट ही जीत गई। चलिए, खैर उसके बाद फिर क्या है, इन लोगों के 16 ओवर में 120 रन पे 5 विकेट थे। फिर से 14वें ओवर में मुकेश कुमार होल्डिंग ने 2 विकेट ले लिए एकदम। मुकेश कुमार ने अच्छी बॉलिंग की। लेकिन आप ये देखिए कि वो रोहन गावस्कर जब कमेंट्री कर रहा था ना, तो रोहन गावस्कर ने कहा कि अरे मुकेश कुमार इज अ फेबुलस बॉलर। ये भैया, ये रोहन गावस्कर ये इसको कह रहा है मुकेश कुमार को कि ही इज अ फेबुलस बॉलर। ये उतना ही फेबुलस बॉलर है जितना रोहन गावस्कर खुद था, है ना। ना तो रोहन गावस्कर ने कुछ उखाड़ा और ना ये मुकेश कुमार कुछ उखाड़ के देगा हमको। ये मतलब हद हो गई यार। ऐसे ये अच्छा हुआ ये रोहन गावस्कर सिलेक्टर नहीं है, नहीं तो ये खलील अहमद को भी सिलेक्ट कर लेता और ये मुकेश कुमार को भी ले जाएगा। कोई भैया इनका भरोसा नहीं है, इनसे दूर रहो एकदम। ये हाल कर देंगे ये लोग इंडियन टीम का कि हमको पता ही नहीं चलेगा कि हमारा क्या हुआ। उसके बाद तो फिर क्या था, ये मारने पीटने में लगे रहे। समीर रिजवी पहली बॉल पे ही आउट हो गया मुकेश कुमार की। वो तो गनीमत है, हैट्रिक मिल जाती मुकेश कुमार को। मिल ही जाती तो एक रिकॉर्ड बन जाता कि ऐसे बॉलर्स ने भी हैट्रिक ली है। फिर उसके बाद 18 ओवर में 146 रन पे 6 विकेट। कुल मिला के आखिरी 2 ओवर में इनको 45 रन बनाने थे, लेकिन ये लोग कुल मिला के 24 रन ही बना पाए, वो भी धोनी ने बनाए रन। जडेजा के भी बल्ले में आज नहीं आ रही थी बॉल। कुल मिला के बॉलिंग के लिए कंडीशंस बहुत अच्छी थी और ठीक है, दिल्ली जीत गई मैच, ये बहुत अच्छा हुआ। सीएसके को ये तीसरे मैच में ये जो हार मिली है, इससे एक बहुत बढ़िया, ये एक्चुअली ये टाइम बहुत अच्छा था सीएसके के हारने के लिए, क्योंकि इससे अब इन लोगों को रीग्रुप होने का मौका मिलेगा कि ऐसी कंडीशंस आगे भी आ सकती हैं। ऐसी कंडीशंस जब आगे आएंगी तो इनके जो बल्लेबाज आज स्ट्रगल कर रहे थे बैटिंग करते टाइम, तो ये अब प्लान कर सकते हैं कि आगे से इस कंडीशंस में हमें कैसे बैटिंग करनी है। क्योंकि ये आज की कंडीशंस तो बिल्कुल ही आउट ऑफ क्वेश्चंस आ गई थी ना। जब तक बैटिंग शुरू नहीं हुई थी सीएसके की, तब तक किसी को पता नहीं था कि बॉल स्विंग होने वाली है। और वहां पे रचिन रविंद्रा बुरी तरह से एक्सपोज हुआ और इन लोगों की पूरी प्लानिंग ही गड़बड़ हो गई। उसकी जो मतलब आप ये देखिए कि जब 20 रन से कोई टीम हारती है, तो यहां तो सिर्फ 2 बल्लेबाजों के 2-3 हिट लगने का सवाल है। ना तो आज समीर रिजवी के लगे, ना शुभम दुबे के लगे, ना रचिन रविंद्रा के रन बने, किसी के भी नहीं रन बने ना। उनमें से कोई भी 2-3-4 हिट मार देते तो ये मैच हो जाता बराबर। तो ये T20 का मैच कितना ही क्लोज हो जाए या कितना ही आपको लगे कि दूर हो गया है या बहुत बड़ी हार हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ 2 ओवर का काम होता है और 2-3 बल्लेबाज अगर कुछ बना देंगे रन, हो जाएगा काम। तो आज अनएक्सपेक्टेडली धोनी ने बनाए, बाकी 3 जिनसे एक्सपेक्टेड था वो करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लेकिन यह है कि बहुत अच्छा हुआ, अभी इनको 10-12 मैचेस और खेलने हैं। अब ये आगे के लिए तैयार होंगे कि इस तरह की सिचुएशन में हमें बैटिंग कैसे करनी है। रचिन रविंद्रा को ये प्रैक्टिस करवाएंगे कि भैया अब तू जरा स्विंग बॉल खेलने की प्रैक्टिस कर। तो मथिराना ने जितनी बढ़िया बॉलिंग की थी, उसकी बॉलिंग पे मैं ये नहीं कहूंगा कि पानी फिर गया, क्योंकि कंडीशन ही चेंज हो गई। जिस कंडीशन में मथिराना ने बॉलिंग की, वो तो बिल्कुल ही ऑलमोस्ट फ्लैट टाइप की विकेट थी।
फ्लैट टाइप की कंडीशंस थी, तो ऐसे में सीएसके ने बॉलिंग तो ठीक ठाक ही की, क्योंकि उस विकेट पे इतने रन तो बनने ही थे, बल्कि ज्यादा बनने चाहिए थे उस टाइम, क्योंकि बॉल तो स्विंग हो ही नहीं रही थी। और वाइड बॉल को इतनी कंटिन्यूअसली इतनी देर तक स्विंग होते हुए मैंने पहली बार देखा है, ये कहूंगा मैं। इतनी ज्यादा तो, या तो ये समझ लीजिए पहली बार तो नहीं, ये T20 वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, वो जब उनके वो विंटर सीजन में, तब भी इतनी ज्यादा स्विंग और स्वीम हो रही थी बॉल। तो उसके बाद से मुझे आज देखने को मिला है, और इंडिया में तो खैर मेरे ख्याल से मैंने पहली बार ही देखा है। तो ये चलिए बहुत अच्छा हुआ, इट इज अ वेकअप कॉल फॉर सीएसके। अब ये जो इनकी सिचुएशन हो गई है पॉइंट्स टेबल में, वो है कोलकाता नाइट राइडर्स अब पहुंच गई है टॉप पे, 2 में से 2 जीते उन्होंने, सीएसके नंबर 2 पे आ गई है, राजस्थान रॉयल्स 3 पे, गुजरात टाइटंस चौथे पे, और मुंबई इंडियंस आखिरी में। और मुंबई इंडियंस हमारे चक्रम पांड्या का कल मैच है, और राजस्थान रॉयल्स के साथ मैच है वानखेड़े में। उसकी तो बिल्कुल सांस ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे होगी अब। हालांकि वो दिखाता नहीं है, वो कोशिश तो बहुत ज्यादा स्मार्ट बनने की करता है। अब देखिए कल बहुत मजेदार मैच होगा, इनका ब्लड प्रेशर हाई होगा बुरी तरह से। देखते हैं कल क्या होता है, कल का मैच भी बहुत मजेदार होगा। तो मिलेंगे आपसे कल के मैच के बाद। आज का डबल हेडर का दिन तो अच्छा रहा। पहले दिन मतलब आज दोनों ही रिजल्ट्स जो हैं मेरे हिसाब से अनएक्सपेक्टेड रहे, क्योंकि पहले मैच में मुझे लग रहा था कि शायद एसआरएच जीत जाएगी, लेकिन गुजरात ने बहुत अच्छा खेला और उन्होंने कंडीशंस का फायदा उठाया, उन्होंने अपनी होम कंडीशंस का फायदा उठाया। और इधर दिल्ली ने बहुत अच्छी पटखनी दी सीएसके को। हालांकि सीएसके ने फाइट मारी और सीएसके ने गैप काफी क्लोज कर दिया, अदरवाइज उनकी काफी बड़ी हार हो सकती थी। तो बहुत ही बढ़िया काम हुआ, और ये तो धोनी करता ही है खैर, कि जब मालूम है कि हार रहे हैं तो जितना क्लोज जा सके, जिससे कि नेट रन रेट बहुत ज्यादा अफेक्ट ना हो, वो काम किया उन्होंने। तो चलिए आप बताइए आपको कैसा लगा, कि इन दोनों मैचेस में आपके हिसाब से क्या एक्सपेक्टेशंस आपकी थी, और आपकी जो फेवरेट टीम थी वो जीती या नहीं जीती, या सीएसके कुछ और कर सकती थी, या डीसी का जीतना आपको पसंद आया या नहीं। तो आई लुक फॉरवर्ड टू योर कमेंट्स। और आपको ये एनालिसिस आज के दोनों मैचेस की पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। एंड आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू टुमारो आफ्टर द मुंबई एंड राजस्थान रॉयल्स मैच। I am Vikas Saxena, the biased analyst. Thank you so much.